नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की एफआईआर। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना केस, 10 लोगों की इस दौरान हुई मौत। महंगाई का झटका, आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट फिर बढ़े, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सिद्धार्थनगर में बोले अखिलेश यादव, जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद वो अब जान लेने लगी है। और यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से, सदन की सारी कार्यवाही सोशल मीडिया पर होगी लाइव। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया। पिछले साल मुंबई में चर्चा का विषय रहा पॉर्न रैकेट मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। ईडी सूत्रों ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यापारी राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साल 2021 में राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप है कि फरवरी 2019 में कुंद्रा ने आर्म प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉट शॉट्स नाम के ऐप को डेवलप किया था। इस हॉट शॉट्स ऐप को राज कुंद्रा ने यूके बेस्ड फर्म केनरिन नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था। इस कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी हैं, जो राज कुंद्रा के जीजा हैं। जांच में यह भी पता चला कि इस हॉट शॉट ऐप के मेंटेनेंस के लिए केनरिन नाम की कंपनी ने कुंद्रा की कंपनी विहान ने टाई अप किया था और इसी मेंटेनेंस के लिए पैसों का ट्रांजैक्शन विहान कंपनी के बैंक अकाउंट में भी दिखाई दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक यह एक एप्लीकेशन पॉर्न कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इस एप्लीकेशन के पीछे राज कुंद्रा थे। उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बी पर काम कर रहे थे। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं 10 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 15,419 तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 19 मई को कोरोना के ज्यादातर मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 18 मई को देश में कुल 1,829 नए कोरोना केस सामने आए थे और 33 लोगों की इससे मौत हुई थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों को लेकर राहत देखी जा रही है, जबकि कुछ हफ्तों पहले केस तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके थे, जिसे कोरोना की अगली लहर के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि केस बढ़ने का ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं रहा और अब लगातार नए मामलों में कमी दिख रही है। हालांकि कल की तुलना में देखा जाए तो आज कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है, जबकि मौत का आंकड़ा कम हुआ है। अब भारत में कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,31,29,563 तक पहुंच चुकी है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 5,24,303 हो चुका है। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन भी जारी है। अब लोगों को बूस्टर डोज देने पर फोकस किया जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि आप दूसरी डोज लेने के 9 महीने बाद अपनी तीसरी यानी कि बूस्टर डोज ले सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्द दूसरी और तीसरी डोज के बीच का अंतर कम कर सकती है। देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लग रहा है। आज एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के पार हो गए हैं। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए महंगा हो गया। आज से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1,003 रुपए का हो गया। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से 1,003 रुपए तक पहुंच गया है। आज कोलकाता में एलपीजी के दाम 1,029 रुपए और चेन्नई में 1,018 रुपए तक आ गए हैं, जिससे खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में
बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 8 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। सिद्धार्थनगर जिले के कोडरा ग्रांट के इस्लामपुर टोले में 14 मई की रात में हुई गोलीकांड के मामले की घटना अब तूल पकड़ने लगी है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव करीब दोपहर 3 बजे शाम इस्लामनगर गांव पहुंचे और 1 घंटा रुक के उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। ठोको नीति के तहत यूपी की पुलिस जिसको चाहती है उसको ठोक देती है और बाद में किसी निर्दोष को फंसाकर फाइल बंद कर देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में हुई दर्दनाक घटना में भी पुलिस इसी तरह का कार्य कर रही है। परिवार वालों को डरा धमकाकर उसे समझाया बुझाया जा रहा है और इसके साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को दोषी करार देकर इस मामले को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ और परिवार न्याय के आगे आता है तो सपा हर तरह से उसके साथ खड़ी रहेगी। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए प्रदेश सरकार में फैली अराजकता को गिनाया। जिस पुलिस से हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वो अब जान लेने लगी है, ये अखिलेश यादव ने बयान भी दिया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है और इस बार बजट सत्र की शुरुआत होगी तो यूपी विधानसभा की तस्वीर जो है वो बदली नजर आई, क्योंकि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधानसभा में विधायकों की सीटें बढ़ाई गई हैं और हर सीट पर टैबलेट लगाया गया। यूपी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। अब विधानसभा की सारी कार्रवाई यूट्यूब पे लाइव होगी। हालांकि बजट सत्र शुरू होने से पहले 20 और 21 मई को यूपी विधानसभा के सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया, जिसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यह बदली हुई तस्वीर यूपी विधानसभा की है, जहां विधानसभा मंडल में 37 सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं और उसके साथ ही हर एक सीट पर टैबलेट भी लगाया गया। इतना ही नहीं, हर एक विधायक की सीट रिजर्व की गई है। हर सीट के आगे उस पर बैठने वाले का नाम लिखा गया है। विधानसभा की सारी कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव उपलब्ध रहेगी। 23 मई से योगी 2 के बजट सत्र की शुरुआत कर रही है और उससे पहले विधानसभा को सजाने संवारने का काम लगातार जारी है। हालांकि इस बार विधानसभा में तकरीबन 200 सदस्य ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने। ऐसे में इन नए सदस्यों के प्रबोधन का भी कार्यक्रम 20 मई को रखा गया है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वहीं विधानसभा में 21 मई को सरकार के सभी मंत्रियों, 18वीं विधानसभा के सभी सदस्यों का ट्रेनिंग सत्र रखा गया है, जो विधानसभा के मंडप में ही होगा और इसमें सभी को विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी भी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही करेंगे, क्योंकि अब आगे विधानसभा की सारी कार्रवाई पेपरलेस होगी, यानी बजट भी टैबलेट पर ही मिलेगा, प्रश्न भी टैबलेट पर आएगा, जवाब भी टैबलेट पर ही मिलेगा और इसलिए 21 मई को प्रबोधन सत्र के दूसरे दिन यह ट्रेनिंग विधानसभा में की जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की एफआईआर। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना केस, 10 लोगों की इस दौरान हुई मौत। महंगाई का झटका, आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट फिर बढ़े, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सिद्धार्थनगर में बोले अखिलेश यादव, जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद वो अब जान लेने लगी है। और यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से, सदन की सारी कार्यवाही सोशल मीडिया पर होगी लाइव। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताए। उपराज्यपाल के तौर पर उनके 5 साल गत 30 दिसंबर को पूरे हो गए थे। तभी से उनके स्थान पर नए उपराज्यपाल की नियुक्ति के कयास लगने शुरू हो गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लक्षद्वीप के प्रशासक एवं गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल को नया उपराज्यपाल बनाए जाने का खुलासा किया था। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार के बीच अक्सर अधिकारियों को लेकर भी विवाद होता रहा है और यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दिसंबर 2016 में नजीब जंग के बाद अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। नजीब जंग की तरह उनके भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे। कई मामलों को लेकर कई बार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही हैं। उन्होंने 1 साल पहले दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच को लेकर 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी और इस मसले पर भी दिल्ली सरकार ने उनकी काफी उससे खटपट हुई थी। हालांकि प्रदेश भाजपा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में छापा मारा। छापे के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर ईआरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। शाम को सचिव परिवहन ने उनके निलंबन आदेश जारी किए। पटोई को परिवहन आयुक्त कार्यालय में सम्मत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के छापे की किसी को भनक तक नहीं लगी। बेहद गोपनीय अंदाज में मुख्यमंत्री कार्यालय खुलने के समय करीब 10 बजे राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। उनके अचानक पहुंचने से वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री उन खिड़कियों पर पहुंचे जहां लोग कतारों में थे, लेकिन कर्मचारियों का कुछ अता पता नहीं था। मुख्यमंत्री ने वहां खड़े लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद से भी जानकारी ली। मौके पर पाया गया कि प्रबंधन व्यवस्थित नहीं था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थे, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर अधिकांश सुबह 10:30 बजे तक नहीं पहुंचे थे। कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री ने आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव परिवहन अरविंद सिंह भी आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। सीएम ने परिवहन सचिव से कहा कि जितने भी कर्मचारी अनुपस्थित हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संघू को भी फोन पर ही अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड में बुधवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका लेकर आया। कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी हाईकमान ने कोठियाल को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि त्याग पत्र पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। कोठियाल के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अजय कोठियाल को भोले का फौजी बताते थे। आम आदमी पार्टी को कोठियाल को आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अजय कोठियाल ने भारतीय सेना में रहते हुए 17 खूंखार आतंकियों को ढेर किया था। इसके बाद ही वे चर्चा में आ गए थे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि वह एक संस्था के जरिए नगर, कस्बों व गांवों में बेटियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। किशोरियों, युवती को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। विषम परिस्थितियों में वे कैसे अपनी मदद कर सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षित ट्रेनर के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। कोठियाल भारतीय सेना में कर्नल रहे हैं। उत्तराखंड में सैनिक परिवारों की संख्या काफी है। आम आदमी पार्टी भी कोठियाल के इस जुड़ाव को पड़ाव पर सियासत करने के लिए सकारात्मक बिंदु मानती थी। कोठियाल का अपने क्षेत्र के साथ ही कई इलाकों में अच्छा प्रभाव भी है। जाहिर है कि उनके पार्टी छोड़ने पर आपको नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कोठियाल ने अपने भविष्य के पत्ते नहीं खोले। मथुरा में जिला जज राजीव भारती की अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के सबसे पहले पेश किए गए वाद के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वाद की स्वीकारोक्ति को लेकर जिला जज की अदालत में डिवीजनल में सुनवाई चल रही है। बता दें कि रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। राम जन्मभूमि अयोध्या प्रकरण में भी उनके द्वारा अदालत में
वाद दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह जमीन श्री कृष्ण स्थान की है और जहां पर शाही ईदगाह खड़ी है वहां जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और मंदिर का गर्भगृह है। वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने बहस के बाद संबंधित निर्णय को रिजर्व कर लिया है। बृहस्पतिवार को निर्णय दिया जाएगा। अधिवक्ता रंजना अग्नोत्री द्वारा अदालत में पेश बाद में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को श्री कृष्ण विराजमान की संपत्ति माना जा रहा है। उन्होंने अदालत से कहा कि यह संपत्ति श्री कृष्ण विराजमान को सौंपी जानी है। वह खुद श्री कृष्ण विराजमान की भक्त बनकर सामने आई है। अदालत में सबसे पहले इस संबंध में वाद पेश करने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट तथा शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित पदाधिकारियों के बीच में समझौता उसको उन्होंने गलत बताया। राजधानी भोपाल के कोलार पाइपलाइन के बीच कई जगह पानी की सप्लाई नहीं होने की समस्या बनी हुई है। सीएम ने नेहरू नगर के शबरी कॉलोनी में लोगों को पानी भरने बर्तन के लिए खड़ा देखा तो अपना काफिला रुकवा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। नेहरू नगर के शबरी नगर में कई लोगों को पानी भरने के लिए बर्तन लेकर खड़े थे। यह देखते हुए मुख्यमंत्री काफिला उन्होंने रोका और लोगों से बात करने चल दी। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और भोपाल नगर निगम कमिश्नर को तुरंत कॉल लगा दिया और जल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए। कोलार पाइपलाइन की समस्या खत्म होने के बाद अब लोग वहां पर गंदा पानी आने से परेशान है। इसको लेकर कई इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गर्मी में पानी की दिक्कत ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में लो प्रेशर की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की एफआईआर। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना केस, 10 लोगों की इस दौरान हुई मौत। महंगाई का झटका, आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट फिर बढ़े, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सिद्धार्थनगर में बोले अखिलेश यादव, जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद वो अब जान लेने लगी है। और यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से, सदन की सारी कार्यवाही सोशल मीडिया पर होगी लाइव। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बारामूला पुलिस ने हाल ही में शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आतंकियों को उनके एक मददगार को गिरफ्तार किया है। सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि बारामूला आतंकी हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 आतंकी और 1 मददगार शामिल है। उनके पास से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड सहित विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी बारामूला में कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहे हैं और इस मामले में आगामी जांच जारी है। बारामूला में मंगलवार देर शाम को आतंकियों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया था। दुकान के अंदर ग्रेनेड फटने से 4 कर्मचारी घायल हो गए और इसमें से कर्मचारी रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। रंजीत सिंह राजौरी जिला के सुंदरबनी का रहने वाला था और रोजगार के लिए बारामूला गया था। अन्य 3 कर्मचारी भी जम्मू संभाग के रहने वाले थे।
वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले मुस्लिम पक्ष को अपना दावा साबित करने की चुनौती दी है, जिसने मस्जिद प्रबंधन समिति ने स्वीकार कर लिया और कहा है कि उन्हें उस फव्वारे को चलाकर दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। विष्णु जैन ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। अगर वह वाकई फव्वारा है तो वह उसे चलाकर दिखाए। विष्णु जैन ने कहा कि अगर फव्वारा है तो उसके नीचे पानी की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने की जांच की जाए, शिवलिंग के आकार को नापने की भी इजाजत दी जाए। और इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद के रखरखाव करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उस फव्वारे की जांच कराने का मौका दिया जाए और वह इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। यासीन ने कहा कि अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम उस फव्वारे के नीचे पाइप लगाकर पानी निकालने को भी तैयार है। हौज में पहले सरकारी पाइप से पानी भरा जाता था और अब कुएं से जेट पंप लगाकर पानी भरा जाता है। फव्वारे का पाइप अलग है, फव्वारे के पास भी पाइप लगा है ताकि पानी का फव्वारा निकले। उन्होंने बताया कि फव्वारे की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके ऊपर की तरफ 4 निशान बने हुए हैं, उन्हीं में से फव्वारा निकलता था। हम उसे चला करके भी दिखाएंगे। यासीन ने कहा कि सर्वे वाले दिन उन निशानों में से एक में सप्लाई डाली गई थी जो लगभग 64 सेंटीमीटर अंदर तक चली गई, यानी कि वो छेद है जिसमें से पानी निकलता था। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हौज की सफाई के वक्त का है, जो लॉकडाउन के वक्त कराई गई थी। हर 6 महीने में हौज की सफाई कराई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे। यह इस संगठन का दूसरा ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें चारों सदस्य देशों के नेता प्रत्यक्ष मिलेंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बुधवार को यह जानकारी दी। क्वाड की यह शिखर बैठक मई के अंत के सप्ताह में होने की उम्मीद है। क्वाड की अब तक 3 शिखर बैठकें हो चुकी, इनमें से 2 कोरोना महामारी के कारण जो है वर्चुअल हुई है। व्हाइट हाउस में अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलिवन ने कहा कि हमारा मानना है कि संगठन के चारों सदस्य देश स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे, उनका पालन करेंगे। बाइडेन टोक्यो में भारत प्रशांत क्षेत्र के एक नई और महत्वाकांक्षी आर्थिक पहल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क की भी शुरू करेंगे। यह 21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था होगी। इसे नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सुलिवन ने बताया कि इस भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे में डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमों से लेकर सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा प्रबंध की रूपरेखा होगी। अमेरिकी एनएसएस ने कहा है कि यह यात्रा राष्ट्रपति बाइडेन की प्रशांत भारत को लेकर रणनीति को प्रदर्शित करेगी और इसके जरिए दुनिया को बताया जाएगा कि अमेरिका एक बार मुक्त नेतृत्व कर सकता है। सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध का जवाब देने के लिए अमेरिकी नेतृत्व एक ऐसा ढांचा खड़ा करेगा जो 21वीं सदी के भविष्य को भी परिभाषित करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2017 में बड़े अरमानों के साथ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को पार्टी में लेकर आए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक के आने का असर भी दिखा था। पिछले कुछ समय से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आंखें दिखा रहे थे और अब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी को गुड बाय कह दिया। हालांकि गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि हार्दिक के पार्टी छोड़ने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि हार्दिक के पार्टी छोड़ने का पहले से ही अनुमान था और यह सही साबित हुआ। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि हार्दिक पटेल भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। गोयल ने यह आरोप भी लगाया कि हार्दिक की भाजपा से नजदीकी भी है। हालांकि पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा देना कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। हार्दिक ने गुजरात में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ी है। अभी वह किस दल का दामन थामेंगे यह बाद में पता चलेगा। प्रयास यही है कि वह भाजपा में जा सकते हैं। पटेल ने राहुल गांधी को लेकर चिकन सैंडविच का भी तंज कसा। हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने की टाइमिंग भी इसी तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस अभी चिंतन शिविर से लौटी है और ऐसे में हार्दिक का कांग्रेस को झटका देना पार्टी के चिंतन शिविर से बन रहे माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह से हार्दिक ने राहुल गांधी के विश्वास और कांग्रेस को एक झटका दे दिया। कुछ समय पहले ही गुजरात में हार्दिक पर तंज तमाम
मामलों में भी उन्हें क्लीन चिट मिली है। इसलिए राजनीति के पंडित कई सूत्रों को भी मिला रहे हैं और भाजपा में जाना उनका तय बता रहा है। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश की जारी रहने की भारतीय मौसम विज्ञान ने बुधवार को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट का अर्थ है कि इन जिलों में भारी बारिश होने का आसार है। आईएमडी ने सुबह में 4 जिलों के साथ त्रिशूल, पलक्कड़ और मलपुरम सहित 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। त्रिशूल, पलक्कड़, मलपुरम के लिए जारी ऑरेंज प्रभावी भी रहेगा। आईएमडी ने कुन्नूर और कासरगोड के लिए बृहस्पतिवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के विभिन्न मौसम पूर्वानुमान केंद्रों ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भारी और बहुत भारी और उसके बाद 2 दिनों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं असम में भी बाढ़ से हालात जो है वो खराब बने हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।